तीसरी सदी के रोमन साम्राज्य में एक नर शेर की अधिकतम कीमत कानून द्वारा तय की गई थी। मतलब सुनने में शायद बहुत अजीब लगे ना, लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक घबराहट और अनियंत्रित मुद्रास्फीति का नतीजा था। एकदम सही। और ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और उस समय के रोमन सम्राटों को अपनी विशाल सेना का खर्च उठाना था, तो पैसे जुटाने के लिए उन्होंने चांदी के सिक्कों में मिलावट करना शुरू कर दिया। असली चांदी कम कर दी गई ताकि अधिक से अधिक सिक्के ढाले जा सके। और इसका परिणाम वही हुआ जो अर्थशास्त्र के नियमों के हिसाब से होना था। हाँ, पैसे का मूल्य एकदम गिर गया। बिल्कुल। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और अंततः सम्राट डायोक्लिशियन को अधिकतम कीमतों का आदेश जारी करना पड़ा, जिसमें रोजमर्रा की चीजों से लेकर एक शेर तक की कीमत तय कर दी गई थी, जो कि वैसे एक हताश प्रयास था और कभी सफल नहीं हुआ। इस ऐतिहासिक विफलता के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक छिपा है। मैं कहूंगा कि कीमत कोई पत्थर की लकीर या इंजीनियरिंग का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। मतलब जब कोई उपभोक्ता बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उस उत्पाद पर लगा प्राइस टैग बहुत ही स्थिर लगता है। ऐसा लगता है कि बस यही इसकी कीमत है। हाँ, लेकिन वास्तव में वो कीमत आपूर्ति, मांग और मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही तरल और जटिल जाल का प्रतिनिधित्व करती है। और आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य इसी जटिल जाल को सुलझाना है। एकदम सही कहा आपने। और इस विस्तृत चर्चा के लिए हमने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मैकिन्सी के अनुसंधानों और लेखों का उपयोग किया है। और इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के पीछे के असली कारणों को समझ सकते हैं। तो आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इन विस्तृत स्रोतों से गुजरने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मुद्रास्फीति यानी हमारी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर का धीरे धीरे कम होना केवल कोई आधुनिक समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सभ्यताओं के साथ साथ चलती आई है। जैसे आपने रोमन साम्राज्य का उदाहरण दिया। और अगर हम आधुनिक इतिहास को देखें तो मैकिन्सी के स्रोत में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। 1970 में अमेरिका में एक कप कॉफी की कीमत मात्र 25 सेंट थी। सिर्फ 25 सेंट? अरे वाह! हाँ, और 2019 तक आते आते वही एक कप कॉफी $1.59 की हो गई। उत्पाद वही है, लेकिन पैसे की क्रय शक्ति कम हो गई है। और कभी-कभी ये स्थिति बेकाबू भी हो जाती है। जैसे 2008 में जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन एक चरम उदाहरण है। वहां मुद्रास्फीति दर 500 अरब प्रतिशत तक पहुंच गई थी। 500 अरब प्रतिशत, ये आंकड़ा ही अपने आप में डरावना है। सच में अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा इस कदर टूट चुका था कि वेतन मिलते ही लोग भागकर उसे खर्च कर देते थे, क्योंकि अगले एक घंटे में ही उन पैसों की कीमत आधी रह जाने वाली थी। बिल्कुल। और ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि एक सामान्य स्वस्थ अर्थव्यवस्था में इस तरह के असंतुलन की शुरुआत आखिर होती कैसे है। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या ये केवल एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है? क्या थोड़ी सी महंगाई अच्छी नहीं होती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, थोड़ी सी मुद्रास्फीति वास्तव में अच्छी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसे केंद्रीय बैंक मानते हैं कि 2 से 3% की स्थिर मुद्रास्फीति एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी है। अच्छा, तो समस्या तब शुरू होती है जब ये एक सीमा को पार कर जाती है। बिल्कुल, समस्या तब होती है जब महंगाई लोगों की आय यानी उनके वेतन से अधिक तेजी से बढ़ने लगती है। और इसे मापने के लिए अर्थशास्त्री सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं। सीपीआई। और मैंने स्रोतों में कोर सीपीआई के बारे में भी पढ़ा था। ये सामान्य सीपीआई से अलग कैसे है? देखिए, कोर सीपीआई में हम अस्थिर चीजों को बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि भोजन और ऊर्जा की कीमतें, क्योंकि ये मौसम या भू राजनीतिक घटनाओं के कारण रातों रात बदल सकती हैं। कोर सीपीआई हमें महंगाई का एक अधिक स्थिर और स्पष्ट चित्र देता है। समझ गई। अब अगर हम इसके कारणों पर आएं, तो अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत अधिक पैसा बहुत कम सामान का पीछा कर रहा है। हाँ, और मिल्टन फ्रीडमैन का यह कथन मुद्रास्फीति के पहले प्रमुख कारण को बहुत ही सटीक रूप से परिभाषित करता है, जिसे हम डिमांड पुल या मांग खिंचाव कहते हैं। डिमांड पुल
मतलब जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एकदम सही। इसके पीछे का तंत्र बहुत सीधा है। ये तब होता है जब पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उस अर्थव्यवस्था की आपूर्ति करने की क्षमता से कहीं अधिक हो जाती है। तो अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए 10 लोग एक ही घर को खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं। घर तो वही एक है, लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होने के कारण उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो महामारी के दौरान का समय इसका एक परफेक्ट केस स्टडी है। सरकारों ने व्यवसायों और नागरिकों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन राशि या स्टिमुलस चेक्स वितरित किए। हाँ, रातों रात लोगों के बैंक खातों में नकदी बढ़ गई थी। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सेवा क्षेत्र जैसे पर्यटन, रेस्तोरें या सिनेमा पूरी तरह से बंद थे। तो उस नकदी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी सिवाय भौतिक वस्तुओं के। लोगों ने उस पैसे को होम जिम के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फर्नीचर पर खर्च करना शुरू कर दिया। एकदम सही। और आपको पेलेटॉन जैसी व्यायाम मशीनों की मांग तो याद ही होगी, जो अचानक आसमान छूने लगी थी। बिल्कुल, हर किसी को घर के लिए एक पेलेटॉन चाहिए था। लेकिन कारखाने रातों रात अपनी उत्पादन क्षमता को दुगना तो नहीं कर सकते ना। यही सबसे बड़ा पेच है। जब किसी उत्पाद को खरीदने के लिए अचानक एक बड़ी भीड़ तैयार हो जाए और उत्पाद की मात्रा सीमित हो, तो उस उत्पाद का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। आपूर्ति श्रृंखलाएं उतनी तेजी से नहीं चल सकती जितनी तेजी से एक डिजिटल बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये डिमांड पुल का शुद्ध रूप था। लेकिन IMF और अन्य स्रोत मुद्रास्फीति के दूसरे बड़े कारण पर भी जोर देते हैं, कॉस्ट पुश। हाँ, कॉस्ट पुश ये कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। मतलब डिमांड पुल में लोगों के पास पैसा आ गया था, लेकिन कॉस्ट पुश में तो मांग में कोई अचानक उछाल नहीं आता, बल्कि सामान बनाने की लागत ही बढ़ जाती है। बिल्कुल। कॉस्ट पुश में कारखानों के स्तर पर आपूर्ति में कोई बड़ा झटका लगता है, जैसे कि युद्ध या भू राजनीतिक तनाव के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि। हाँ, अगर तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया की माल ढुलाई और परिवहन व्यवस्था अपने आप महंगी हो जाती है। मैं इसे अर्थव्यवस्था की रक्तवाहिकाओं में रुकावट की तरह देखता हूँ। तेल का इस्तेमाल हर जगह होता है। अगर परिवहन महंगा होगा तो खेतों से शहरों तक पहुंचने वाले अनाज की लागत भी बढ़ जाएगी। और महामारी के दौरान हमने सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप्स की जो भारी कमी देखी थी, वो भी तो कॉस्ट पुश का ही एक रूप था ना। एकदम सही पकड़ा आपने। कारों की मांग स्थिर हो सकती है, लेकिन क्योंकि चिप्स उपलब्ध नहीं थे, नई कारों का उत्पादन ही गिर गया। और जब नई कारें बाजार में नहीं आईं, तो पुरानी कारों की कीमतें भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गईं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के शोध में आयातित मुद्रास्फीति का भी जिक्र है। हाँ, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ये कॉस्ट पुश का ही एक उपप्रकार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश की अपनी मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर जाता है तो उसे कुछ किए बिना ही महंगाई का सामना करना पड़ता है? ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। अगर विनिमय दर कमजोर हो जाती है तो विदेशों से मंगाया जाने वाला हर सामान, चाहे वो उपभोक्ता वस्तु हो या कारखानों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, स्वचालित रूप से महंगा हो जाता है। और जब कोई कंपनी विदेश से महंगा कच्चा माल खरीदती है तो उस बढ़ी हुई लागत का बोझ अंततः उस देश के नागरिकों पर ही पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ से ये विषय वास्तव में बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। हाँ, यहाँ ये बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी चर्चा की वो कच्चे माल, आपूर्ति श्रृंखला और गणितीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। सही कहा। लेकिन जब हम मैकेंसी और IMF के दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो एक बात बार बार उभर कर आती है कि मुद्रास्फीति केवल गणित नहीं है, ये पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य को लेकर लोगों की सामूहिक उम्मीदें क्या हैं। अर्थशास्त्र में इसे मुद्रास्फीति की उम्मीदें या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कहा जाता है। और ये केंद्रीय बैंकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। बिल्कुल। अब आप भी कल्पना कीजिए कि अगर एक बड़ी आबादी को ये विश्वास हो जाए कि अगले महीने सभी चीजों की कीमतें 10% बढ़ जाएंगी, तो उनका स्वाभाविक कदम क्या होगा? जाहिर है वे अपनी भविष्य की खरीदारी को आज ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। एकदम सही। वे बाजार की तरफ भागेंगे। और अगर लाखों लोग एक साथ भविष्य की खरीदारी आज ही करने बाजार निकल पड़ें, तो वे अनजाने में उसी डिमांड पुल की स्थिति को जन्म दे देंगे जिसकी वे आशंका कर रहे थे। मतलब उनका डर ही उस महंगाई को हकीकत में बदल देगा। इसे ही अर्थशास्त्र में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। जो सोचेंगे वही सच हो जाएगा। और इसका सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब ये डर श्रम बाजार यानी जॉब मार्केट में प्रवेश कर जाता है। जॉब मार्केट में?
वो कैसे? देखिए, अगर कर्मचारियों को लगता है कि महंगाई कम नहीं होने वाली है, तो वे अपनी क्रय शक्ति को बचाने के लिए अधिक वेतन की मांग करते हैं। ये तो स्वाभाविक है। हाँ, और कंपनियां काम रोके जाने या हड़ताल के डर से उनका वेतन बढ़ा देती हैं। लेकिन अब कंपनियों का अपना खर्च बढ़ गया है, तो इस अतिरिक्त लागत को कवर करने के लिए वे अपने उत्पादों की कीमतें फिर से बढ़ा देती हैं। ओहो, और जब कीमतें फिर बढ़ती हैं तो कर्मचारी फिर से और अधिक वेतन मांगते हैं। ये तो कभी खत्म न होने वाला सिलसिला बन जाएगा। बिल्कुल, और इसे ही वेज प्राइस स्पाइरल या वेतन मूल्य चक्र कहा जाता है, जो एक बार शुरू हो जाए तो खुद ब खुद ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। और इसी संदर्भ में एंकरिंग का विचार सामने आता है। मैं सोच रही थी कि केंद्रीय बैंकों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वे इन उम्मीदों को एंकर यानी स्थिर रखें। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एंकरिंग का मतलब है जनता का ये अटूट विश्वास होना कि केंद्रीय बैंक स्थिति को नियंत्रण में रखेगा। अच्छा, तो एक भरोसे की बात है। हाँ, अगर तेल की कीमतों में अचानक उछाल आता है और महंगाई बढ़ती है, लेकिन लोगों की उम्मीदें एंकर की हुई हैं, तो वे मानेंगे कि ये केवल कुछ महीनों की बात है। उन्हें लगेगा कि स्थिति वापस 2 या 3% के सामान्य लक्ष्य पर आ जाएगी। तो वे घबराकर भारी वेतन वृद्धि की मांग नहीं करेंगे। एकदम सही। लेकिन अगर ये एंकर टूट जाता है, तो कोई भी अस्थायी झटका एक स्थायी और विनाशकारी मुद्रास्फीति में बदल सकता है। और इतिहास गवाह है कि जब ये एंकर टूटता है तो परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। 1970 के दशक का ग्रेट इन्फ्लेशन इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। 1970 का दशक तो अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। बिल्कुल। 1973 में ओपेक देशों ने तेल पर जो प्रतिबंध लगाया था, उसके कारण तेल की कीमतें कुछ ही समय में लगभग 4 गुना हो गई थी। और उस एक भू राजनीतिक निर्णय ने अर्थशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। मतलब उस समय तक तो अर्थशास्त्रियों का यही मानना था कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक उल्टा संबंध होता है, यानी जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है और बेरोजगारी कम होती है, तभी महंगाई आती है। हाँ, जिसे फिलिप्स कर्व के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1970 के दशक ने इस फिलिप्स कर्व के सिद्धांत को ही तोड़ दिया, क्योंकि दुनिया ने तब स्टैगफ्लेशन का सामना किया। ये एक ऐसी अजीब और विरोधाभासी स्थिति थी जहां आर्थिक विकास पूरी तरह से रुक गया था। कारखाने बंद हो रहे थे, बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर थी, लेकिन इसके बावजूद कीमतें आसमान छू रही थी। सच में, अमेरिका में तो 1980 के आते-आते मुद्रास्फीति लगभग 14.8% के चरम पर पहुंच गई थी। स्टैगफ्लेशन किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए सबसे डरावना सपना होता है, क्योंकि इसके समाधान के रास्ते बहुत सीमित होते हैं। मतलब अगर वे एक चीज ठीक करने जाते हैं तो दूसरी बिगड़ जाती है। बिल्कुल। यदि विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाते हैं तो महंगाई और बढ़ जाती है, और यदि वे महंगाई को रोकने के कदम उठाते हैं तो बेरोजगारी और बदतर हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस अनियंत्रित ट्रेन को रोका कैसे जाए। इस स्थिति से बाहर निकलने के तंत्र को समझना बहुत दिलचस्प है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो जब महंगाई इस तरह बेकाबू हो जाती है, तो केंद्रीय बैंकों जैसे फेडरल रिजर्व या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास इसे नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से ओपन मार्केट ऑपरेशंस और ब्याज दरों का हथियार होता है। ब्याज दरें। अक्सर लोग ब्याज दरों को बढ़ाने की तुलना एक तेज रफ्तार कार के ब्रेक पैडल को दबाने से करते हैं। वो एक अच्छा रूपक है। मतलब यदि आपने बहुत धीरे ब्रेक दबाया तो एक्सीडेंट हो सकता है, यानी हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, और यदि बहुत जोर से दबाया तो इंजन ही बंद हो सकता है, यानी आर्थिक मंदी आ सकती है। कार का ब्रेक वाला उदाहरण अच्छा है, लेकिन अर्थशास्त्र की जटिलता को देखते हुए मैं इसे एक गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के रूप में देखना अधिक पसंद करता हूँ। गुरुत्वाकर्षण, वो कैसे? इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो कल्पना कीजिए कि अर्थव्यवस्था एक ग्रह है और ब्याज दरें उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बहुत कम रखता है तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, तो पैसा हल्का महसूस होता है। व्यवसायों के लिए करोड़ों का ऋण उठाना आसान हो जाता है। लोग घरों और कारों के लिए आसानी से भारी कर्ज ले लेते हैं। बिल्कुल, हर निवेश हवा में तैरता हुआ आसानी से आगे बढ़ता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति का दानव बेकाबू होने लगता है तो केंद्रीय बैंक अपनी मशीनरी के जरिए इस गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाना शुरू कर देता है। यानी वे ब्याज दरें बढ़ा देते हैं? हाँ, और जैसे ही ब्याज दरों का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, पैसे का भार अचानक बहुत अधिक हो जाता है।
जो कर्ज पहले आसानी से उठाए जा रहे थे वे अब भारी और महंगे लगने लगते हैं। तो कंपनियां अपनी विस्तार योजनाएं रद्द कर देती हैं, नई नियुक्तियां रुक जाती हैं और उपभोक्ताओं की ईएमआई बढ़ जाती है, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। एकदम सही। और जब हर कोई एक साथ खर्च करना कम कर देता है तो अर्थव्यवस्था में कुल मांग घट जाती है। और जब मांग घटती है तो कंपनियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतें कम करनी पड़ती हैं या कम से कम उन्हें और बढ़ाने से रोकना पड़ता है। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा जोखिम भी तो है। हाँ, बहुत बड़ा जोखिम है। यदि केंद्रीय बैंक अचानक से गुरुत्वाकर्षण को बहुत अधिक बढ़ा दे तो अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा इस भारी दबाव को सह नहीं पाएगा और वो मंदी के गर्त में गिर जाएगा। नौकरियां तेजी से खत्म होने लगेंगी। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्री स्लैक और नैरो यानी NAIRU जैसी अवधारणाओं पर निर्भर करते हैं। नैरो यानी बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर। ये बहुत ही तकनीकी शब्द है। तकनीकी है, लेकिन इन अवधारणाओं के बिना हम केंद्रीय बैंक की सोच को नहीं समझ सकते। सबसे पहले स्लैक को समझते हैं। स्लैक का मतलब है अर्थव्यवस्था में मौजूद अतिरिक्त या अप्रयुक्त क्षमता। मतलब कोई ऐसी चीज जो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है। हाँ, मान लीजिए एक शहर में 100 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन मांग कम होने के कारण वे केवल 80% क्षमता पर चल रही हैं। उनके पास खाली मशीनें हैं और काम की तलाश में बेरोजगार लोग भी उपलब्ध हैं। तो इस स्थिति में यदि अचानक मांग बढ़ती है तो ये फैक्ट्रियां बिना कीमतें बढ़ाए अपनी उत्पादन क्षमता को 80 से 100% तक ले जा सकती हैं। बिल्कुल। जब तक अर्थव्यवस्था में यह स्लैक या खाली जगह मौजूद है तब तक मांग बढ़ने पर भी महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तो असली समस्या तब शुरू होती है जब अर्थव्यवस्था अपनी 100% क्षमता पर काम करने लगती है। बिल्कुल। और यहीं पर नेहरू का सिद्धांत आता है। एकदम सही। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि 0% बेरोजगारी वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है? तकनीकी रूप से हाँ, और इसके पीछे का तंत्र बहुत स्पष्ट है। जब बेरोजगारी दर नेहरू से नीचे चली जाती है, यानी अर्थव्यवस्था में वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम करना चाहता और बेरोजगार हो, तो एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हर एक योग्य व्यक्ति के पास पहले से नौकरी है और किसी कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाना है, तो वो नए कर्मचारी कहाँ से लाएगी? उसके पास केवल एक ही विकल्प बचता है। उसे अपने प्रतिद्वंदी कंपनी के कर्मचारियों को तोड़ना होगा। बिल्कुल। और ऐसा करने के लिए उसे बाजार दर से अधिक वेतन की पेशकश करनी होगी। वे अधिक वेतन का लालच देकर कर्मचारियों को काम पर रखते हैं। और अब जिस प्रतिद्वंदी कंपनी के कर्मचारी छोड़कर गए हैं, उसे भी नए कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अपना वेतनमान बढ़ाना पड़ता है। पूरे उद्योग में वेतन की होड़ लग जाती है। और जैसा कि हमने पहले देखा था, जब कंपनियों का वेतन बिल बढ़ता है तो वो सीधे तौर पर अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा देती हैं। इसी बिंदु पर अर्थव्यवस्था एक खतरनाक मुद्रास्फीति चक्र में प्रवेश कर जाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये तंत्र स्पष्ट करता है कि क्यों केंद्रीय बैंकों की नीतियां केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि वे जमीन पर मौजूद हर इंसान की आजीविका से जुड़ी हैं। बिल्कुल। इसका सीधा असर जमीन पर काम कर रहे व्यवसायों और आम लोगों पर पड़ता है। और जब अर्थव्यवस्था में ये सब हो रहा होता है, जब केंद्रीय बैंक गुरुत्वाकर्षण बढ़ा रहे होते हैं, मांग घट रही होती है और दूसरी तरफ कच्चे माल की लागत आसमान छू रही होती है, तो कंपनी और व्यापार इस तूफान से कैसे निपट सकते हैं, खासकर जब उन्हें अपने मेनू लागत का प्रबंधन करना हो? मेनू लागत की समस्या बहुत ही वास्तविक है। अक्सर ये माना जाता है कि जब लागत बढ़ती है तो कंपनी को बस अपनी कीमतें बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने से ग्राहक नाराज हो सकते हैं और ब्रांड की छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके समाधान के रूप में मैकिन्सी ने एडैप्ट फ्रेमवर्क पेश किया है। आइए इसे एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ खोलते हैं। जरूर। मान लीजिए ए से कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। उनके कच्चे माल जैसे लकड़ी और स्पंज की कीमतें अचानक 20% बढ़ गई हैं। अब वे इस एडैप्ट फ्रेमवर्क के पहले चरण यानी ए एडजस्ट या समायोजित करें को कैसे लागू करेंगे? एक अर्थ है कि बोर्ड पर मौजूद हर उत्पाद की स्टिकर कीमत को सीधे बढ़ाने के बजाय अप्रत्यक्ष तरीके खोजना। फर्नीचर कंपनी सबसे पहले उन छूटों और प्रमोशंस को रद्द या कम कर सकती है। अच्छा, मतलब अगर वे हर त्योहारी सीजन में 15% की छूट देते थे तो वे उसे घटाकर 5% कर सकते हैं? बिल्कुल। ये कीमत बढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जो उपभोक्ताओं को उतना आक्रामक नहीं लगता, लेकिन कंपनी के मार्जिन को बचा लेता है। बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। इसके बाद आता है डी, डेवलप, यानी विकसित करें।
जो कीमतों में एकमुश्त वृद्धि के बजाय ग्राहकों की भुगतान क्षमता के अनुसार मूल्य निर्धारण की कला का उपयोग करने के बारे में है। यहाँ कंपनियों को डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना होता है। हमारी फर्नीचर कंपनी को यह समझना होगा कि उनके सभी ग्राहकों की भुगतान क्षमता एक जैसी नहीं है। तो वे अपने लग्जरी चमड़े के सोफे की कीमत 15% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस सोफे को खरीदने वाला वर्ग शायद इस मूल्य वृद्धि से पीछे न हटे। एकदम सही। लेकिन जो आम प्लास्टिक या लकड़ी की कुर्सियां हैं, जो बजट के प्रति जागरूक ग्राहकों द्वारा खरीदी जाती हैं, उनकी कीमत वे स्थिर रख सकते हैं। ये सभी उत्पादों पर आंख मूंद कर कीमत बढ़ाने की तुलना में काफी बेहतर है। फिर आता है एक्सेलरेट या तेज करें। हाँ, जब बाजार हर दिन बदल रहा हो तो फैसले भी उसी गति से होने चाहिए। पारंपरिक रूप से कंपनियां अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों की समीक्षा हर तिमाही या हर 6 महीने में करती हैं। लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के दौरान ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल आत्मघाती हो सकता है। इसीलिए मैकेंजी सलाह देता है कि कंपनियों को एक समर्पित इन्फ्लेशन काउंसिल बनानी चाहिए, जो साप्ताहिक आधार पर कच्चे माल की लागत की निगरानी करे। निर्णय लेने की इस गति को 10 गुना तक बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। और पी से आता है प्लान, यानी योजना बनाए। मुझे लगता है कि यह केवल कीमतें बढ़ाने के बजाय लागत कम करने के अन्य विकल्प खोजने के बारे में है। हाँ, इसे वैल्यू इंजीनियरिंग कहा जाता है। यदि कच्चा माल बहुत महंगा हो गया है तो क्या डिजाइन में कोई बदलाव किया जा सकता है? क्या हमारी फर्नीचर कंपनी आयातित लकड़ी की जगह किसी अच्छी गुणवत्ता वाली स्थानीय लकड़ी का उपयोग कर सकती है? या क्या वे पैकेजिंग के आकार को इस तरह बदल सकते हैं कि एक डिलीवरी ट्रक में अधिक बक्से आ सकें, जिससे परिवहन लागत आधी हो जाए? बिल्कुल। यह कीमतों को छूने से पहले लागत को कम करने के रचनात्मक तरीके खोजने पर जोर देता है। और अंत में ट्रैक यानी ट्रैक करें, क्योंकि कोई भी रणनीति तब तक ही अच्छी है जब तक वो जमीन पर काम करे। कंपनी को लगातार ये ट्रैक करना होगा कि उन्होंने जो नई नीतियां लागू की हैं, क्या वे वास्तव में काम कर रही हैं। प्रदर्शन और राजस्व रिसाव की लगातार निगरानी करनी होगी। क्या मूल्य वृद्धि के बाद बिक्री में भारी गिरावट तो नहीं आ गई? ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस पूरे अडैप्ट फ्रेमवर्क में एक चीज जो अक्सर छिप जाती है, वो है कंपनी का श्रम बल। वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, जब मुद्रास्फीति अधिक होती है और तंग श्रम बाजार के कारण कर्मचारियों को रोकना मुश्किल होता है, तो हर कंपनी के लिए हर बार वेतन बढ़ाना गणितीय रूप से संभव नहीं होता। ऐसे समय में कंपनी की संस्कृति और कर्मचारियों का मनोबल बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। जब वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं, तब कार्यस्थल का माहौल और प्रबंधन का सहानुभूतिपूर्ण रवैया ही वो गोंद बनता है जो अच्छे कर्मचारियों को जोड़े रखता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने मुद्रास्फीति के इस बहुआयामी स्वरूप का गहराई से विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे रोमन साम्राज्य के समय से ही मुद्रा के अवमूल्यन ने अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट किया है। हाँ, और हमने डिमांड पुल के तहत महामारी के दौरान की बेतहाशा खरीदारी और कॉस्ट पुश के तहत आपूर्ति श्रृंखलाओं के टूटने को भी समझा। साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे मानव मनोविज्ञान और वेज प्राइस स्पाइरल 1970 के दशक के स्टैगफ्लेशन जैसी स्थितियों को जन्म दे सकते हैं, और कैसे आधुनिक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के गुरुत्वाकर्षण और नैरो के माध्यम से इस अनियंत्रित ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। अंततः हमने देखा कि व्यवसाय मैकेंजी के एडीएप्ट फ्रेमवर्क का उपयोग करके इस झटके को कैसे सोख सकते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मुद्रास्फीति कोई अमूर्त आर्थिक आंकड़ा नहीं है। ये सीधे तौर पर हर किसी की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। इसे समझे बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय निर्णय लेना लगभग असंभव है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जो इस पूरी बातचीत से उभर कर आता है। हमने बात की कि कैसे मुद्रास्फीति काफी हद तक लोगों की उम्मीदों और सामूहिक मनोविज्ञान पर निर्भर करती है। 1970 के दशक में जानकारी को फैलने में समय लगता था, लेकिन आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में हैं जहां जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण बात घबराहट पल भर में फैल जाती है। ये एक बहुत ही डरावना विचार है। तो ये सवाल उठता है कि अगर कोई आपूर्ति श्रृंखला का छोटा सा भी झटका लगता है और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम उस डर को रातों रात वायरल कर देते हैं, तो क्या ये एल्गोरिथम हमारी सामूहिक आर्थिक चिंताओं को बढ़ाकर अनजाने में ही मुद्रास्फीति को और अधिक भड़का रहे हैं? क्या हमारे स्मार्टफोन तकनीकी रूप से अर्थव्यवस्था के मनोविज्ञान को पहले से कहीं अधिक अस्थिर कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर सुनने वाले को खुद विचार करना चाहिए। हमारे आज की इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।